रिकॉर्डिंग हमें चलिए, तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो कोलरोस लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कि क्या होता है। ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आपको समझा देते हैं। मान लो आपके घर पर एक बड़ी सी टंकी लगी हुई है, पानी की टंकी होती है, ठीक है। मान लो 10 लीटर की ये पानी की टंकी है आपके पास। ओके, पानी की टंकी कितने लीटर की है? 10 लीटर की पानी की टंकी। इस तरह से बना देते हैं टंकी को, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें पानी भरा हुआ है, 10 लीटर पानी इसमें पूरा भरा हुआ है, 10 लीटर इसमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, एक चम्मच एक चम्मच नमक लेके आए, एक चम्मच नमक इसमें आपने डाल दिया। कितना नमक डाला आपने? एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया। अब फिर आप आधे घंटे बाद आए, यहाँ से नल लगाया आपने, ये मान के चलो कि यहाँ पर नल पहले से ही है। ओके, तो यहाँ से आपने नल चालू किया और एक गिलास लगाया, यहाँ पर गिलास में आपने पानी लिया। तो क्या आपको नमक का स्वाद आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपका रीजन, आपका जो उत्तर है ये होगा कि नहीं आएगा आपको नमक का स्वाद। लेकिन केमिस्ट्री ये नहीं बोलती है, आपको नमक का स्वाद आएगा। 0.0001% आपको नमक का स्वाद भी आएगा। ये होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि आपने नमक कितना डाल रखा है, मतलब नमक में आपने पानी कितना डाल रखा है, बहुत ज्यादा पानी डाल रखा है। ओके, आप ऐसा ही बोल सकते हो कि नमक में पानी डाल रखा है आपने, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि पानी में नमक डाल रखा है। वैसे हम जानते हैं कि हमने पानी में नमक डाला है, लेकिन केमिस्ट्री ये बोलती है कि आपने आपने पानी में तो नमक डाला है, लेकिन आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आपने नमक में पानी डाला है। ओके, तो आप इसको बोलते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें मोलार कंडक्टिविटी कब निकालनी है? मोलार कंडक्टिविटी निकालनी होगी हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ओके, देखो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में क्या होता है, आपने सुना होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ देना। तो हम सबसे छोटा पार्ट्स निकाल लेते हैं। छोटा सा पार्ट अगर आपने निकाल लिया तो उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, इनफाइनाइट टाइम तक आप लोग जोड़ते जाओ, तो आपको एक फुल पार्ट मिल जाएगा। मान लो आप डीएक्स कर रहे हो उसका, तो आपको क्या मिलेगा? एक्स मिल जाएगा। छोटे छोटे डीएक्स को आप लोग इंटीग्रेट कर दो तो आपको एक्स मिल जाएगा। तो यही तो बात यहाँ पर है। हमने इनफाइनाइट के ऊपर तो निकाल लिया, तो अब हम पूरे के लिए निकाल सकते हैं। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for any strong or weak electrolyte is equals to the sum of product of, यहां से आप लोग पढ़िएगा, the sum of molar conductivity of its cation and anion at infinite dilution with each cation and anion multiplied by the number of the cation and the number of that anion present in the solution। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, कहाँ पर होगा ये? हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किसका है? नमक का है, NaCl। NaCl ही होता है नमक का फॉर्मूला, आप सभी को पता होना चाहिए बात। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है, अगर आपको नमक का आपको निकालना है मोलार कंडक्टिविटी, नमक की अगर आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है किस समय पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय पर। तो आप क्या लिखोगे? मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, NaCl हमारी क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आसानी से प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आपने ये बात बोल दी। अब आपको क्या बोलना है कि आप इसको सोल्व कैसे करोगे? आप क्या करो, नमक का आप लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकाल लो, और Na प्लस का निकाल लो और Cl माइनस का निकाल लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो बस ये बात होगी यहाँ पर। नमक का आप क्या करोगे, नमक में से आप Na प्लस का और Cl माइनस का, दोनों का आप लोग क्या करोगे? मोलार कंडक्टिविटी निकालोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मतलब वही है कि आप इसका निकाल के दे दो हमें और इसका निकाल के दे दो, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अरे वही तो बात है, इन दोनों को प्लस कर दो। तो बस यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। हमसे ये बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, मोलार कंडक्टिविटी निकालिए NaCl की। तो आपने क्या बोला, आप समझदार हो, आपने ये बोल दिया कि एक काम करो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें पहले आप लोग Na का बता दो और Cl का बता दो। Na का और Cl का आप लोग हमें मोलार कंडक्टिविटी बता दो, हम NaCl का निकाल कर आपको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो आपने क्या करा, Na प्लस की मोलार कंडक्टिविटी पूछ ली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, Cl माइनस की मोलार कंडक्टिविटी आपने पूछ ली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो अब आप ये तो बता ही सकते हो, अरे इनको जोड़ना ही तो है, और क्या करना है आपको, बस हो गया खत्म। इसी को बोलते हैं कोलरोस का नियम। अब आप लोगों को यहाँ पर और ज्यादा समझ में आएगा। अब आप लोग फिर से डेफिनेशन पढ़िए, यहीं पर हमने ये बात लिखी हुई है। अब देखो हमारे पास जो NaCl है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी
एनाइन नहीं आता है, मतलब कुछ भी हमारे पास नंबर नहीं आता है। अगर मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार का एक स्पीशीज दे रखी हो, H2CO3 दे रखा है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से ब्रेक होता है। ये ब्रेक होता है H प्लस में और CO3 माइनस में, CO3 माइनस में, ठीक है, CO3 माइनस में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो ये यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 माइनस आएगा, कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ओके, तो आपको जो 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल रहे हो ना H प्लस का, उससे आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। NaCl में कोई दिक्कत नहीं है, NaCl में तो कुछ था ही नहीं ना, NaCl में हमारे पास कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कंडीशन ऐसी आ सकती है कि हमें नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतना आपको समझ में आया। फॉर एनी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई सी भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नमक क्या अपना इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ, अब ये किसके इक्वल होगा, आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए, मैं आपको 2 से 3 बार और समझा दूंगा, लेकिन अभी मेरी बात जो बोल रहा हूँ वो सुनो आप लोग। ओके, द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन एंड इट्स एनाइन। तो केटाइन मतलब पॉजिटिव, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग केटाइन और एनाइन को क्या करोगे, जोड़ दोगे। केटाइन और एनाइन को क्या करोगे, देखो ना डेफिनेशन में, द सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन एंड एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इतने के ऊपर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद ईच केटाइन। और जो भी केटाइन और एनाइन है उनका आप क्या करोगे, उनका मल्टीप्लाई कर दोगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जितने नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन लगे हुए हैं, यहाँ पर केटाइन, यहाँ पर एनाइन। केटाइन एनाइन समझते हो क्या होता है, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज, ठीक है। ये Na प्लस क्या है, ये केटाइन है, केट मतलब पॉजिटिव, ओके, एनाइन मतलब नेगेटिव। चलिए, तो आप लोग क्या करा करो, आप लोग माइक ऑफ कर लिया करो अपना, ओके। किसी का माइक अगर ऑन हो जाए तो आप लोग ऑफ कर लिया करो, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है उससे। एक बार और मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्या बोला मैंने, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप लोग क्या करोगे, मोलार कंडक्टिविटी लोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जिसकी भी आपको निकालनी है उसकी ले लो। मान लो मुझे इसकी इलेक्ट्रोलाइट निकालनी है, ओके, मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो ये पूछोगे कि इसका केटाइन बताओ हमें और एनाइन बताओ। केटाइन और एनाइन को आप लोग सम कर दोगे, केटाइन और एनाइन को क्या करोगे, सम कर दोगे। सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स केटाइन एंड एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। विद ईच केटाइन, केटाइन और एनाइन का आपको मल्टीप्लाई भी करना है, विद ईच केटाइन एंड एनाइन मल्टीप्लाई, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट बाय द नंबर ऑफ दैट केटाइन एंड नंबर ऑफ दैट एनाइन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये आपकी डेफिनेशन होती है प्रॉपर, ओके। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हमें ये तो पता था कि मोलार कंडक्टिविटी को कैसे लिखते हैं, अरे मोलार कंडक्टिविटी को उल्टा V बनाओ, यहाँ पर M लिखो, उसके बाद इन्फानाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगा दो इन्फानाइट, कुछ इस प्रकार से। ये बन गया आपका इन्फानाइट डाइल्यूशन। अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट की, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्या है, ये केटाइन है, ये क्या है हमारा केटाइन है। तो यहाँ पर आपको मोलार कंडक्टिविटी कुछ इस प्रकार की बतानी होती है। केटाइन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज करते हो, पूरे के लिए आप लोग इस प्रकार से, और आधे के लिए कुछ इस प्रकार से, ओके। केटाइन के लिए, एनाइन के लिए कुछ इस प्रकार से आप यूज करोगे सिंबल। यहाँ पे आप लिखोगे केटाइन का नाम, यहाँ पर लिखोगे एनाइन का नाम, ये तो सिंबल हो गया, ओके। ये V प्लस और V माइनस क्या है, V प्लस और V माइनस बता रहे हैं नंबर को, कि यहाँ पर आप नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर 3 आ सकता है। बस ये हो गया आपका सिंपल सा फंडा कोलरोस्ट लॉ का, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर, अच्छा सा न्यूमेरिकल देखने से पहले काम करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास दे रखा है परीक्षा बोर्ड में, ओके, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है। सर, हाँ बोलिए यमन। क्रिचॉफ लॉ की एप्लीकेशंस भी लिखना है। हाँ, कोलरोस्ट लॉ की एप्लीकेशन भी लिखना है, लेकिन आप पहले ये न्यूमेरिकल देख लो ताकि आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे, ओके। इसको बोलते हैं कोलरोस्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ लॉ आप फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। वैसे आपको इसकी एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग पहले ही न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कितना सिंपल टॉपिक है ये। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक्सप्लेन द कोलरोस्ट लॉ विद एप्लीकेशन, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे पहले तो एप्लीकेशन लिखो कोलरोस्ट लॉ की और साथ में एक्सप्लेन करो कोलरोस्ट लॉ को। तो अभी आप लोग ये तो लिख दोगे, अब बात आती है एप्लीकेशन की, तो आपको एप्लीकेशन में पढ़ा दूंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल देखो,
फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaHOH NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब समझ में आ गया हमें कैसे निकालना है। आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है वो देखिए आप लोग। यहाँ पर आपको NH4Cl दे रखा है, उसकी मोलार कंडक्टिविटी कुछ इस प्रकार की दे रखी है। उसके बाद NaOH दे रखा है, उसकी मोलार कंडक्टिविटी कुछ इस प्रकार से दे रखी है, और NaCl दे रखा है कुछ इस प्रकार से दे रखी है। अब देखिए आप लोग कितना सिंपल सवाल है ये, बस आपको प्लस माइनस आने चाहिए। देखिएगा NH4OH, तो आप इसको किस तरह से अरेंज कर सकते हो। NH4, हमारे पास NH4Cl है, NH4Cl है, तो आप क्या करो NH4 लिखो, NH4Cl, NH4Cl ये हमको दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, NaOH को हम इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग, NaOH को हम इसमें जोड़ देंगे। NaOH को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। NaOH को इसमें जोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या हो सकता है, यहाँ से Cl निकल जाए, यहाँ से Na निकल जाए। ये हो सकता है NaCl बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, NaCl अगर बाहर निकलेगा तो बनेगा क्या, NH4 और OH। आया समझ में, NH4OH बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे कि माइनस हम क्या कर रहे हैं, NaCl को हम माइनस कर रहे हैं, NaCl को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, बस। और बनेगा क्या प्रोडक्ट में हमारे पास, ये बनेगा NH4 और OH। अब बस आप इसकी वैल्यू रख दो। NH4 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो लिख लो आप लोग। NH4 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, NH4Cl की वैल्यू कहाँ दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है। तो ये आप लिखो 129 लिखना। उसके बाद क्या करना है आपको, NaOH को जोड़ना है, मतलब उसके साथ 129 में आप क्या करोगे, 248 को जोड़ दोगे। उसके बाद आपको माइनस क्या करना है, माइनस करना है NaCl को, मतलब जो भी आपका प्लस आए उसमें आप माइनस कर देना 126 को, बस। जो भी आंसर आए वही आपका एक्चुअल आंसर होगा NH4OH का। देखो कितना सिंपल सवाल है, बस आपको दिमाग लगाना है। NH4OH आप कैसे बना सकते हो, सब कुछ तो दे रखा है आपको। NH4Cl दे रखा है आपको, NaOH दे रखा है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है। तो NH4Cl में आपने NaOH को जोड़ा और NaCl को माइनस कर दिया। तो ये सारी टर्म्स आपको पहले से दे रखी है, बस आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। NH4Cl में NaOH को जोड़ दिया आपने, तो जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज आप लोग जोड़ते जाइएगा और लास्ट में क्या कर देना, NaCl को माइनस कर देना। आया समझ में। ये है आपकी क्वेश्चन बैंक का सवाल। क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट ने अपलोड कर रखी है वहां पर ये न्यूमेरिकल दे रखा है। ओके, वहां पर आप लोग देख सकते हो, फोर्थ वाला ऑब्जेक्टिव, माफ कीजिएगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन यही है। ओके, चलिए, तो सभी को समझ में आ गया। अनुराग, अश्विन, भगत, गौतम, यस सर। हर्ष, सभी को आ रहा है समझ में। चलिए, तो ये हो गया आपका सवाल फिनिश। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखो, हमने इतना सारा लिख दिया है, अब बस दो एप्लीकेशन अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आप यहीं पर देख सकते हो, पहली एप्लीकेशन तो यहीं पर निकल जाएगी इसकी। पहली एप्लीकेशन तो आप लोग डेफिनेशन से बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहला तो वही बन गया, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग का तो हर कोई निकाल देता है, लेकिन वीक का निकालना मुश्किल हो जाता है, तो आप वीक भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा जो है अगला पॉइंट हमारा, वो आप लोग थोड़ा याद कर लेना, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका एक और यूज क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो आप पढ़ने को मिलता है आपको वेंट ऑफ फैक्टर में। आप चैप्टर पढ़ते हो सेकंड, हाँ सेकंड वाला सॉल्यूशन आपका चैप्टर है, वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर में आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर बात करते हो, लेकिन अभी आप लोग क्या करो, इसको डायरेक्ट याद कर लो। कर लोगे इतना याद, पहला तो आपको समझ में आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर किसी भी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रख लो, यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट आपको याद करना है, इतना काफी है, ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा कोलरोस का नियम। अब बताइए किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत। सुमित, मीना, संभवी, हाँ सर। साहिल, त्रिलोक, विषय, यमन। यस सर। यस यस, डाउट है मतलब। ओके, तो आपका हो चुका है भाई साहब कोलरोस लो। ओके, तो रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक काम करते हैं, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगला चैप्टर उठा लेते हैं अपन लोग, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे।
बस ये वाले चैप्टर में सर इतना ही करना है। अभी इतना कर लो, इतना काफी है, अपने को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इतना करो, अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो अपन आगे भी देख लेंगे। देखो अपने को समझ में सब कुछ आता है, लेकिन जैसे आप लोग घर पे पढ़ोगे अपने तब भूल जाओगे, इसलिए आप लोग इसको रिवाइज करना बार बार, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, सर गिब्स एनर्जी बता दो एक बार। गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ से नहीं पूछा जाता है, 5 नंबर में गिब्स फ्री एनर्जी आपसे कोई नहीं पूछेगा। ओके, चलिए, गिब्स फ्री एनर्जी आपको पढ़ने को मिलती है नस्ट इक्वेशन में। नस्ट इक्वेशन में आप लोग जब इक्विलिब्रियम के ऊपर बात करते हो तब जाके पढ़ते हो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। नेगेटिव वर्क डन वहां पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतना आप लोग डीप में मत जाओ, अभी इतना कुछ जरूरत नहीं है। अभी जितना आपको पढ़ा रहे ना उतना पढ़ो। ठीक है, क्योंकि देखो आप परीक्षा का समय है, परीक्षा आपकी अगले 3 दिनों में आने वाली है, तो ऐसे में आप लोग ज्यादा ना पढ़ो, जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, ज्यादा डीप में जाओगे तो फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। ओके, चलिए, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल चैप्टर है। यहाँ से आपको देखने का मिलेगा 5 नंबर का वेटेज, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो 3 नंबर का रहेगा। अरे 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि पूरा मिलाकर 5 नंबर का है। ओके, तो 3 नंबर का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं। चलिए, तो आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फालतू चीजों में। नस्ट इक्वेशन 5 नंबर में आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि नस्ट इक्वेशन काफी डिफिकल्ट होती है, और अगर आपको डिफिकल्ट चीज करवा दी अभी से तो आप लोग अभी उलझ जाओगे, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा हमारा। ओके, इसलिए आपको नस्ट इक्वेशन हमने नहीं करवाई है, लेकिन अगर समय मिला हमारे पास तो बिल्कुल आपको नस्ट इक्वेशन करवा देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नस्ट इक्वेशन हम अपने हिसाब से कर लें तो बिल्कुल आप कर सकते हो, नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आपको मैं करवा दूंगा अगर आप लोगों के पास समय बच गया, हमारे पास समय बच गया। ठीक है, लेकिन हमारा भी कौन सी टारगेट ये है। चैप्टर में सर ये? हाँ बोलो, रुक क्यों गए, बोलो क्या बोल रहे थे। चलो, कुछ नहीं बोलना है फिर आप। तो बात करते हैं क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर हमको क्या चीजें पढ़ने को मिलती है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पर आपको केमिकल का मोशन देखने को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन आप लोग देखोगे, उसके आपको रेट बताना पड़ेगा कि किस रेट से केमिकल रिएक्शन हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, कितने धीमे हो रही है। इस चैप्टर में आपको इस प्रकार की चीजें पढ़ने को मिलती है। ओके, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। ओके, यहाँ पर टर्म सबसे पहले निकल के आती है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? सबसे पहले आपको यही देखने को मिलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही कहलाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएजेंट है ए प्लस बी, ये बना क्या रहे हैं? ए प्लस बी मिलकर बना रहे हैं सी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या कहलाएंगे? हमारे रिएजेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिएजेंट कहलाएंगे। और जो सी है ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्ट कहलाने वाला है। ओके, अब जो कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है? एक तरह से मोलारिटी होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलारिटी होती है। ठीक है, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, माफ कीजिएगा, सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ये होता है आपका मोल पर लीटर, ये होती है आपकी कंसंट्रेशन। जैसे आप शक्कर की बात करते हो, ठीक है, शक्कर आपने ले रखा है तो ये इसकी कंसंट्रेशन है। ओके, ये इसकी क्या है? कंसंट्रेशन है। जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो वो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, समय के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाएगी और एक अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा। जो आप देखते हो ना, चाशनी बन जाती है शक्कर की, तो चाशनी क्या है? चाशनी एक प्रोडक्ट है, और शक्कर क्या है? शक्कर क्या है हमारा? शक्कर हमारा रिएजेंट है। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये बात होगी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन में चेंज आता है समय के साथ साथ, वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कैसे बताओगे? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका, ये होता है भाई साहब आपका माफ कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट, it is the rate of disappearance of the reactant or appearance of the product with respect to time। क्या मतलब होता है इसका? समझते हैं। it is the rate, rate of reaction इस तरह से रेट होता है। किसका रेट होता है? disappearance of the reactant। शक्कर की बात करते हैं, शक्कर से हमको बहुत जल्दी समझ में आएगा।
शक्कर धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिसअपियर होती जाती है। मतलब जो हमारा रिएजेंट है, ठीक है, माफ कीजिएगा, रिएक्टेंट जो हमारा है, रिएक्टेंट बोल दो, एक जगह रिएजेंट बोल दो, एक ही बात है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या होगा, डिसअपियर होता जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो अपीयर होता जाएगा। आ रहा है समझ में? तो धीरे धीरे रिएक्शन के साथ साथ, समय के साथ साथ, हमारा जो रिएजेंट होता है, रिएक्टेंट होता है, वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है, वो डिसअपियर होता जाता है, और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो अपीयर होता जाता है। तो आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों की दोनों डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, जो चाहो आप लोग वो लिख सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसअपियर होता जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भाई साहब, रिएक्टेंट भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, रिएक्टेंट भी चेंज होगा और साथ साथ समय भी चेंज होगा। और केमिस्ट्री में आप चेंज को किस तरह से बताते हो, डेल्टा के फॉर्म में बताते हो। डेल्टा आर का मतलब ये है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, समय के साथ साथ ये चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, R2 माइनस R1। अब डेल्टा टी का मतलब क्या है, डेल्टा टी का मतलब है समय में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये बात होगी, चेंज इन रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हो। अब इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, द नेगेटिव साइन इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट मीन्स that the rate is negative, it indicates that the concentration of the reactant decreases। तो नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो क्या होता जाता है, हमेशा अपीयर होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे आ जाते हैं, बाकी ये सारी फालतू चीजें ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बोर्ड में देख लो, परीक्षा अध्ययन में देख लो, क्वेश्चन बैंक में देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लो, सभी जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ये। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इसको आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो। देखिए अपन वापस से वही एग्जांपल लेंगे शक्कर का। ओके, तो अगर आपसे मैं पूछता हूं, आपके पास दो कंटेनर है, आपके पास कितने कंटेनर है, दो कंटेनर है, यहाँ पर बना लेते हैं। एक कंटेनर आपके पास, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, आपके पास दो कंटेनर, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर आपके पास ये है। ओके, एक में आपके पास है गर्म पानी, ठीक है, इसमें लिख देते हैं H, H मतलब हॉट वाटर, इसमें हमारे पास कोल्ड वाटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों है और आपसे बोला जाए कि आपको शक्कर को घोलना है, शक्कर आपके पास है, मान लो इसमें शक्कर है, तो आप शक्कर इसमें भी घोलोगे और आप इसमें भी घोलोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में जल्दी किसमें घुलेगी शक्कर, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी में शक्कर पहले घुलती है। ठंडे पानी में शक्कर इतनी आसानी से नहीं घुलती है, लेकिन गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुलती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर आप लोग टेम्परेचर देते हो किसी भी रिएक्शन में, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया भाई साहब, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन की हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है इसमें, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे आप लोग 10 डिग्री बढ़ाते हो, 10 डिग्री सेल्सियस आप लोग इंक्रीज करते हो, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओ और क्या होगा, टेम्परेचर माफ कीजिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ये होता है। ओके, वैसे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर फिनिश करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, आपको यही बताना है कि इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, मोल पर लीटर होता है। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, अगर आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर आप लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, किसकी बढ़ाओगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप लोग जैसे बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाता है। देखो इसको आप कैसे समझोगे, यहाँ पर देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ के आए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अरे यहाँ पर हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये देखिए, ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ये देखिए आप लोग ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप यहाँ पर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट होने वाला है, यहाँ पर इंक्रीमेंट करते जाओ और यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आया समझ में? तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लगाओगे बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, बढ़ने के। चलिए, तो कंसंट्रेशन भी आपको समझ में आ गया। कंसंट्रेशन आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हो। साहिल आपका वीडियो ऑन है, इसको ऑफ कर लो, साहिल बघेल। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई साहब, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। ये भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लो आपके पास क्या है, आपके पास शक्कर है। अपन लोग शक्कर का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, शक्कर का एग्जाम्पल अपन लोग लेने वाले हैं। ये मान लो आपके पास शक्कर है, ओके। अब आपके पास एक और इस बार आइटम है, शक्कर भी है आपके पास। ये सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि ये आप लोग देख सकते हो पार्टिकल के फॉर्म में है। ये आपके पास पाउडर फॉर्म में, यहाँ पर एक शक्कर का पाउडर है। शक्कर का एक पाउडर भी आता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। शक्कर का एक पाउडर है मान लो, डायग्राम तो कुछ अच्छा नहीं बना है लेकिन आप लोग समझ पाओगे फिर भी, ओके। ये पाउडर है, पी मतलब पाउडर, ओके। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि पानी में आपको घोलना है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पाउडर का और साथ में जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। पता चले पाउडर को आपने ज्यादा ले लिया, इसको कम ले लिया, नहीं, आपको दोनों का कंसंट्रेशन सेम लेना है और पानी का कंसंट्रेशन भी आपके पास सेम है। तो बताओ कौन जल्दी घुलेगा, कौन जल्दी घुलेगा, बताइए, कोई बताना चाहेगा? पाउडर जल्दी घुलेगा कि ये पार्टिकल वाला? पाउडर। हाँ बस पाउडर इसका आंसर है। देखो पाउडर क्यों घुलता है, क्योंकि पाउडर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होने का कारण क्या है इसका? बहुत छोटे होने का कारण ये है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। मान लो आपने एक शक्कर का पार्टिकल ले रखा है, इस प्रकार से क्यूब ले रखा है, शक्कर क्यूब के फॉर्म में होता है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी क्यूब से आप कितने पार्टिकल्स बना सकते हो, छोटे छोटे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश क्या कर रहे हो, आप लोग बता रहे हो यहाँ पर कि हमने क्या कर रखा है, इस पार्टिकल को, ये जो क्यूब है हमारे पास, क्यूब को हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रखा है। जैसे जैसे आप पार्टिकल्स को छोटे फॉर्म में तोड़ते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, इसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। अब जो रिएक्शन होगी वो सभी साइड से हो सकती है। आया समझ में? आप लोग सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। अभी अगर आप लोग इसको पानी में डालते तो यहाँ पर सरफेस एरिया इतना नहीं मिल पा रहा है, ये बस बाउंड्री बाउंड्री पर ये रिएक्शन कर पाएगा। लेकिन जैसे आप इसको आपने बारीक टुकड़ों में ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है वहां पर रिएक्शन भी जल्दी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप लोग बढ़ाओगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ये बात आपको लिखनी है। द स्मॉल पार्टिकल्स देयरफॉर रिएक्ट मोर रैपिडली देन द लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में छोटे पार्टिकल जल्दी रिएक्शन करते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अगर इतना भी आपको समझ में आ गया है तो काफी है। 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, यहाँ से 3 पॉइंट आपको करवा दिए हैं, इसके अलावा आपको और भी करवाएंगे। अगला पॉइंट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक है, उसको अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। माफ कीजिएगा, जो कैटलिस्ट होता है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कैटलिस्ट जैसा होता है वैसा का वैसे ही हमें मिल जाता है। वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। पॉजिटिव तरीके से भी चेंज कर सकता है, नेगेटिव तरीके से भी चेंज कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आप लोग नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद रेडिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। रेडिएशन क्या होती है, सनलाइट, सूर्य ऊर्जा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट में बहुत तेज होता है, बहुत तेज हो जाती है। कोई कोई सी रिएक्शन ऐसी होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में काफी तेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही वो बनाते हैं अपना भोजन। अगर आप पेड़ पौधों को धूप नहीं देते हो, सनलाइट नहीं प्रोवाइड करते हो तो वो मर जाएंगे, ठीक है, सिकुड़ जाएंगे बिल्कुल। तो सनलाइट जरूरी है वहां पर, ओके। तो क्या होता है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिनको सनलाइट चाहिए होती है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ओके, रेडिएशन में।
एक और इसका एग्जाम्पल होता है ये वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप लोग सनलाइट प्रोवाइड करोगे उतनी ज्यादा ये रिएक्शन होगी। ओके, तो ये आप याद रख सकते हो एग्जाम्पल कि H2 + Cl2 मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। और ये क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, सनलाइट जरूरी है, इसमें नेसेसरी है। ओके, तो ये 5 पॉइंट है, आप लोग कोई से 3 याद रख सकते हो। ओके, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, पाउडर में लेस सरफेस एरिया होता है, नहीं, पाउडर में ज्यादा सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया, एरिया समझो आप लोग। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे क्यूब होते हैं, क्यूब में सरफेस एरिया सिर्फ ये बाहर का होता है, लेकिन जैसे आप इसको पाउडर फॉर्म में ब्रेक कर देते हो तो यहाँ पर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो। आ रहा है समझ में? हाँ, अब आ गया समझ में। सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं क्या? देखो न्यूमेरिकल के चांसेस काफी कम है, लेकिन आ सकते हैं, ऐसा आप मना नहीं कर सकते। 2019 में आया हुआ है यहाँ से न्यूमेरिकल। ओके, सिंपल था वैसे, कोई मुश्किल नहीं था। न्यूमेरिकल अपन करवा देंगे आपको सबसे लास्ट में। देखो न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो आप लोग, पहले आप लोग फोकस करो थ्योरी पर। ओके, न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे अपने। केमिस्ट्री में वैसे इतने कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आते। ओके, चलिए तो कुछ और टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट। फ्रीजिंग पॉइंट यही चैप्टर है क्या? नहीं, ये चैप्टर नहीं है रितेश, ये चैप्टर नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 2 में, सॉल्यूशन में आपको पढ़ने को मिलता है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, वहां पर आपको देखने को मिलता है। चलिए तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का अपन लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें, ये जो लॉ था ये एक तरह से फेल हो गया था, पूरी तरह से ये फेल हो चुका था, पूरी तरह से नहीं बोलना चाहिए हमें, एक तरह से ये फेल हो चुका था, ये लॉ फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई साहब जो साइंटिस्ट थे ना यहाँ पर, गुल्डबर्ग और वेगे, बहुत मेहनत करी जो उन लोगों ने इसको बनाने में। ओके, तो लेकिन ये फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वेगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इट इज फेल्ड बिकॉज इट वैलिड फॉर सम पर्टिकुलर रिएक्शन, ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन पर ही वैलिड है, सभी जगह पर ये वैलिड नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन, अब क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी आपको समझाएंगे। हाँ, देखो यार उन्होंने, अब आप बात कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो गुल्डबर्ग और वेगे ने बहुत मेहनत करी है, तो उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही हो रहा है कि इनका टॉपिक दे रखा है, ताकि आप में भी मोटिवेशन आए कि फेल होना सब कुछ नहीं है जीवन में। अगर आप फेल हो जाते हो फिर भी आप लोग इतिहास रच सकते हो, जैसे गुल्डबर्ग और वेगे ने किया। भाई साहब दोनों के दोनों फेल हो गए, लेकिन आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, बताओ कितनी बड़ी तरक्की है उनके जीवन के लिए। वैसे तो अब वो शांत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं, क्या चीज है इसके अंदर। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration of the reactant of product and stoichiometric coefficient raised into the power। क्या मतलब होता है इसका? इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन से ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब हमको समझना जरूरी है किस तरह से ये रिलेटेड है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 2a + b, 2a + b मिलकर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कुछ भी एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है। 2a + b मिलकर हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है एक प्रोडक्ट। ओके, तो आप लोग क्या बताओगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन? अगर आपसे पूछे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो आप कैसे बताओगे? आप इसको किस तरह से बता सकते हो? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आप ये बताओगे कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी और इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करने वाली। ओके, तो आप ये बताओगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों का आप पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो नंबर दे रखे हैं आगे आपको, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो ये क्या होते हैं, ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 1 लगा दो। ओके, ये बन गया आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। ROR मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपको पता है क्या आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा और साथ में इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, बस यही तो है लॉ ऑफ मास एक्शन।
यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन यही बताता है कि आप किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले तो उनकी मोलार कंडक्टिविटी ले लो आप लोग, माफ कीजिएगा मोलार कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग, ये ए जो लिखा हुआ है, अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन बतानी है तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लो आप। इस तरह से अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आप बताना चाह रहे हो यहाँ पर मोला कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए आप लोग बताना चाह रहे हो। देखो ये नियम है, ये जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पर 2 क्यों लिखा हमने, यही तो नियम है, लॉ ऑफ मास एक्शन। नियम हमें को दिया गया है कि आप इस तरह से निकाल सकते हो। मान लो हमारे पास अगर इस तरह से दिया होता है, यहाँ पर 4 लिखा होता तो आप क्या करते? यहाँ पर 4 लगा देते। नियम के हिसाब से ये है, आगे जाके ये फेल हुआ, यही तो रीजन है, यही रीजन होता है इसका कि ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि ये बोल रहा था कि जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, यही रीजन था कि ये फेल हो गया। इसके बाद एक और नियम आया, उसको बोलते हैं रेट लो। रेट लो एक नया नियम आपको पढ़ने को मिलेगा, वो तो अपन कल पढ़ेंगे लेकिन आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आज इसी को पढ़ेंगे अपन लोग। ओके, तो अब आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़िए। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या बताओगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको? ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप या तो रिएक्टेंट ले लो या प्रोडक्ट ले लो, उनकी मोलार कंसंट्रेशन आपको लेनी है। मोलार कंसंट्रेशन कैसे बताओगे आप लोग? ए बनाओ, ए के बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगा दो, ये बन गई है इसकी मोलार कंसंट्रेशन। आया समझ में? तो आपको क्या बताना है कि मोलार कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको क्या करना रहेगा? प्रोडक्ट करना रहेगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना रहेगा। आप चाहो तो रिएक्टेंट ले लो, आप चाहो तो प्रोडक्ट ले लो। 99% केस में हम रिएक्टेंट के ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर इतनी बात नहीं करते। जैसे ये एग्जांपल है, ये हमने क्या ले रखा है? हमने रिएक्टेंट ले रखा है, रिएक्टेंट के ऊपर ही हमने पूरी कहानी बता दी है यहाँ पर। ओके, एंड और साथ में उन्होंने एक और बात बताई कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, उनको क्या करो आप? रेज्ड इनटू द पावर, उनको आप लोग पावर में ले जाइए। उनको आप कहाँ ले जाइए? पावर में ले जाइए। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनको आपने कहाँ ले गए? पावर में ले जा चुके हैं। बस यही है हमारा रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को बोला जाता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेगे। गोल्डबर्ग नहीं है ये, गुल्डबर्ग आपको बोलना पड़ेगा इसको, गुल्डबर्ग एंड वेगे, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये नियम दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आगे जाके फेल हो चुका था, लेकिन ये जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो रिसर्च हुई वो इसी के बेसिस पर हुई। ओके, तो ये नियम था हमारा, आप लोग इसको देख सकते हो। 1 मिनट का समय है, हमारी क्लास आज की एंड हो जाएगी। ओके, सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी आता है क्या अपॉन में? क्या हो गया? सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी आता है क्या अपॉन? नहीं आता, प्रोडक्ट का नहीं आता, आप रिएक्टेंट लिख सकते हो। देखो क्लास एंड हो जाएगी 1 मिनट बाद, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो अपन कल एक बार और देख लेंगे। सुबह आपको 6 बजे क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो पढ़ाई करिए, ऑल दी वेरी Okay, sir. बेस्ट।